हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो जुड़ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी लोग हमारे साथ उत्कर्ष परिवार पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में रीजनिंग की धमाकेदार जबरदस्त क्लास। और जैसे कि कल था धनतेरस और आप लोगों ने खूब अच्छे से धनतेरस सेलिब्रेट किया होगा, तो आप सभी लोगों को आने वाली छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, क्योंकि फिर अब आपके त्योहार लगातार लगे हुए हैं, तो सारे ही त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, याद रखना, अच्छे से दिवाली मनाइए, ना खुद को तकलीफ दीजिए ना दूसरों को तकलीफ दीजिए, और अगर कोई दूसरा तकलीफ दे तो उसको वहीं पर ठोक दीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। संग्राम सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ हम लोग पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं। पीवाईक्यूज कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी भी तैयारियां चल रही है, हम भी घर वर चले गए हैं, मतलब चले जाएंगे, और आप सब लोग भी अपने अपने घर में अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होगे। लेकिन उसी के साथ जहां दीपावली की इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो, क्वेश्चन की भी तो पढ़ने हैं, एग्जाम्स भी तो निकालना है। तो चलो भाई, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो जिस लम्हे में आप हो, उस लम्हे को जीना भी है और जीतना भी है, क्योंकि ये लम्हा, जैसे अभी त्योहार का लम्हा चल रहा है, तो इस लम्हे में आपको त्योहार भी सेलिब्रेट करना है और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर ये लम्हा बीत गया तो लौट कर सिर्फ यादें रह जाती कि उस वक्त काश ऐसा कर लिया होता, है ना। तो चलिए, इसी खूबसूरत सी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ गुड मॉर्निंग बच्चा, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का ये एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, अब इस प्रश्न में हम लोगों ने होमवर्क के लिए जो दिया था, इसका आप लोगों ने आंसर तो किया, विथ लॉजिक किया, कुछ ने सही किया, कुछ को नहीं आया। तो आइए देख लेते हैं क्या आंसर है। और ये सब जरूरी नहीं है कि हम बताएं, आप सबने ही आंसर सही तरीके से किया हुआ और बहुत अच्छा लगा देख के। कितने को तो आंसर मिला ही नहीं। तो देखना बच्चा, यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर दे। ठीक, तो 2 तिहाई 6 हो गया, 6 में से 2 घटा दिया तो 4, और 4 को 2 से ऐसे समझ लो कि 2 का गुणा 3 से करके -2 करा और उसके बाद डिवाइड बाय 2 किया तो 2 आ गया। क्लियर? उसके बाद 3 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 में से 2 गया 10, और 10 का आधा किया तो 5 आ गया। करेक्ट। और उसके बाद 4 का गुणा 5 से किया तो 20, 20 में से 2 गया 18, 18 का आधा किया तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा जी? 9 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। और सेम एज आगे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ध्यान दो बच्चा, 5 का गुणा 8 से किया तो 40 में से 2 गया, 40 में से 2 गया 38, और 38 का आधा करोगे तो 19 मिल जाएगा। करेक्ट। तो चलिए, प्यारा सा प्रश्न था, और इसी के साथ ये तो आंसर आप लोगों को करना ही था। तो मक्खन, क्रीम, चॉकलेट और चीज में आपने आंसर लगाया था चॉकलेट। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मक्खन, क्रीम और चीज मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से मिलता है, और चॉकलेट मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर सी हो गया। और अब आज का जो प्रश्न है, कैनवास और चित्रकार तो दीवार क्या? कैनवास पर चित्रकारी की जाती है। चलो यहां पर देखो, कैनवास पर क्या की जाती है? चित्रकारी। तो सोचो और बताओ इस हाँ जी, तो चलिए, तो अपने अपने आंसर देना शुरू कीजिए। तो चित्रकार पर बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया है। हम सोच रहे हैं टाइमर से ही शुरू करें। गुड मॉर्निंग आपको भी बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग बाबू। ठीक है, तो
सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, एकदम सही है। ठीक है, रुक जाना, जरा सा रुकना बच्चा। ठीक है, तो हमको बहुत तेज इचिंग हो रही थी, हम ऐसा जैसे लग रहा था कि कुछ नाक में चला गया है और बहुत तेज से दिक्कत होने लगी, तो हम साइड में चले गए। फिलहाल चलो, डर जाते हो कहाँ चली गई मैम, कहाँ चली गई मैम, अरे कोई यहाँ बम थोड़ी दग गया है जो गायब हो गए हम। देखो यहाँ पर कैनवास चित्रकार तो दीवार, क्या आंसर लगा सकते हैं दीवार से, तो कैनवास पर चित्रकारी की जाती है, दीवार पर क्या किया जाता है, बढ़ई। करेक्ट आंसर है, सबका आंसर करेक्ट है भैया। बढ़ई आंसर लगाओगे तो पिट जाओगे, है ना। आसान क्वेश्चन कौनो गलत करेगा ना तो पिट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पेंटर आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ई आंसर क्या सोच के जो लगाया। अब एक बात बताओ, चित्रकार, कैनवास पर चित्रकारी की जाती है, दीवार पर क्या किया जाता है, ठेकेदार किया जाता है। दीवार पर ठेकेदार करने लग गए हो, दीवार पर मिस्त्री करने लग गए हो, दीवार पर बढ़ई करने लग गए हो। बढ़ई दीवार, बढ़ई कारपेंटर का काम करता है, वो कार बनाता है फर्नीचर। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है, वो किसी का भी हो सकता है। और मिस्त्री ये दीवार का काम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर पेंटर। और चलो इसी स्पीड को मेंटेन रखते हैं और डाइस का प्रश्न भी पूछा गया। और आपने देखा इतने दिन लगातार जब हम प्रश्न लगा रहे हैं तो उसमें हर जगह डाइस नहीं मिल रहा है, किसी डेट में है, किसी डेट में नहीं है। यानी 12 तारीख के पेपर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पेपर लगा लिए जिसमें हर पेपर में डाइस नहीं मिला, हर पेपर में हमें क्लॉक नहीं मिला, हर पेपर में कैलेंडर नहीं मिला, है ना। किसी एक में डाइस आ गया, किसी एक में कैलेंडर आ गया, और ऐसा ही इस बार देखने को मिलेगा। तो चलो आंसर आना शुरू हो गया ABCD में से। अब हम टाइमर देंगे, आपके आंसर हमें दिख रहे हैं तो ये चिल्लम चिल्ली मत करिए कि नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग बच्चा, जो भी जुड़ चुके हैं आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो यहां पर इस वाले बॉक्स के अपोजिट ये जाएगा, राइट, उसी के साथ इस वाले बॉक्स के अपोजिट ये जाएगा, और जो बचा हुआ है ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ऑल्टरनेट एक दूसरे का विपरीत जाता है। पता है, ऑल्टरनेट एक दूसरे का विपरीत जाता है। तो इसका मतलब ये वाले का अपोजिट ये वाले का अपोजिट ये, और ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का अपोजिट, जो बच गया। अब ये अपोजिट सरफेसेस है, हमसे कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। आ जाओ चेक करते हैं। देखो अपोजिट जब भी आपसे कहे कौन सा बनाया जा सकता है का नियम ये होता है कि जो अपोजिट सरफेस है वो साथ ना दिखे। अगर वो साथ दिख गया तो वो नहीं बनाया जा सकता। क्या ये दोनों कहीं साथ हैं? ये देखो ऑप्शन सी में त्रिभुज और ये साथ है ना, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। और कहीं साथ है, डी में भी साथ है, डी नहीं बनाया जा सकता। ये दोनों कहीं साथ हैं, कहीं साथ नहीं है। ये दोनों कहीं साथ हैं, कहीं साथ नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब कौन सा बनाया जा सकता है? तो कोई भी आकृति ना एक साथ दिखाई दे, ऐसे मानना कि ये मंजिल है, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, हर मंजिल का एक एक बंदा दिखना चाहिए। कोई भी मंजिल ना एक साथ गायब हो ना एक साथ दिखाई दे। दूसरी मंजिल एक साथ दिखाई दे गई तो गलत हो गया। पहली मंजिल में से यहां देखो एक अवेलेबल है, दूसरी मंजिल में से दूसरा है, तीसरी मंजिल में से तीसरा है। तो तीनों मंजिल में से एक एक व्यक्ति ऑप्शन ए में है। बी में आओ, पहली मंजिल से एक व्यक्ति है, दूसरी, अब बोलोगे पहली मंजिल से ये भी है, दूसरी मंजिल का दोनों ही गायब है यहां पर, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। और अब आंसर हमारा ए, जिनका आंसर आया था उनका आंसर सही था कि दूसरी मंजिल यहां साथ दिखाई दे गई, इसलिए ये डाइस गलत है, नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी मंजिल के दोनों लोग एक साथ यहां गायब हो गए, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो याद रखना, कोई भी सतह, विपरीत सतह ना साथ दिखाई देनी चाहिए और ना ही साथ में गायब होनी चाहिए। तो हमें पता चला ए वाला सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आएगा, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कर ले जाओगे। और अब चलो इस प्रश्न का आंसर करो, देते हैं टाइमर आप सब लोगों को। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जो भी अभी जुड़े हैं। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहार सेलिब्रेट करना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है।
कभी भी क्लास देखो, बाद में देखो, पर देखो ज़रूर, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए आपको भी नहीं पता। ठीक, फ़हीमा जितेश की बहन, फ़हीमा की माँ, अजीजा का केवल एक ही भाई मुनीर है, आसमा अजीजा की माँ है, सुरेश आसमा का दामाद है। सुरेश का फ़हीमा से क्या संबंध है? सुरेश का फ़हीमा से क्या संबंध है? चलो ये 30 सेकेंड तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, है ना। हस्बैंड, ब्रदर, फादर या फिर मदर्स ब्रदर, क्या आंसर लगाया जाए, देखा जाए। चलो तो 50 सेकेंड सफिशिएंट है ना। आंसर भी आने लग गए आप सब लोगों के, वेल डन भाई, वेल डन। तो देखो फ़हीमा क्या है, जितेश की बहन है। फ़हीमा इज दी सिस्टर ऑफ जितेश, और फ़हीमा की माँ अजीजा का केवल एक ही भाई, फ़हीमा की माँ अजीजा का केवल एक ही भाई मुनीर है। आसमा अजीजा की माँ है, अजीजा की माँ है आसमा, ठीक है, ये भी फीमेल है। आसमा का और सुरेश आसमा का दामाद है, आसमा का दामाद है सुरेश, यानी इससे शादी हुई होगी सुरेश की, तभी आसमा का दामाद है। सॉरी, ये तो अजीजा है, ओ अजीजा है, तो आसमा का दामाद है, यानी सुरेश की शादी इनसे हुई अजीजा से, तभी सुरेश आसमा के दामाद लगेंगे। और कह रहा है सुरेश का फ़हीमा से, तो सुरेश फ़हीमा के फादर होंगे। पता नहीं किसने यहाँ पर पति आंसर लगा दिया था, रिश्तों की धज्जियां उड़ा देते हो तुम लोग, अलग अलग आंसर, कोई भाई आंसर लगा रहा है, गलत आंसर लगा रहे हो, तो आंसर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और प्रश्न इसी के साथ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्लिकर काहे नहीं काम किया, अब करेगा। स्नो को आई से, मिस्ट को कई से कोड किया जाए, जल्दी से आंसर करने का। स्नो को आई से लगाने का, मिस्ट को कई से कोड करने का। तो दिवाली का ट्रिपल धमाका आप सब लोगों के सामने है, और इस धमाके का, इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन और स्टडी से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तो बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है कि अपोजिट हो रहा है मैम, एग्जैक्टली बच्चा करेक्ट है। एस का अपोजिट एच, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल और डी का W। अपोजिट याद करना सिखाया है आप सब लोगों को। तो M का अपोजिट हो जाएगा N, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H और T का अपोजिट G। NRHG कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। NRHG कहाँ पर है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऑप्शन सी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ था नहीं तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें इस प्रश्न पर रुकना चाहिए। और अब श्रृंखला का एक आसान सा प्रश्न, इसको भी इतनी ही सुविधा पूर्वक फटाक से सही कर दो। चलो, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। P से 3 कदम पीछे गए, M से 3 कदम पीछे गए, J से 3 कदम पीछे गए, G से 3 कदम पीछे गए, D से 3 कदम पीछे जाएंगे, A। दो ऑप्शन में है C और D, तो J से 3 कदम पीछे गए, G से 3 कदम पीछे गए, D से 3 कदम पीछे गए, A से 3 कदम पीछे गए, X से 3 कदम पीछे जाएंगे, तो U आ जाएगा। और ये कहां पर है, ऑप्शन डी में। जल्दबाजी में सी लगा तो दिए, सी होगा सी होगा सी होगा, लेकिन दो जगह में ए दिया गया था, है ना। अब आ जाओ ये प्रश्न, हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पे दिया क्या है। चलो, ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न है। कितना टाइम लोगे इस प्रश्न को करने में, 1 दिन, 1 साल, 100 साल, 1000 साल, कितने साल में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा? हमें लगता है ज़्यादा नहीं, मात्र 20-30 सेकेंड लोगे और प्रश्न सॉल्व कर दोगे। तो सोचो क्या हो सकता है यहाँ पर, 8 लगा दे, 5 लगा दे, 6 अपना दिमाग लगाओ, कॉपी पेस्ट मत करो, अब कॉपी पेस्ट मत करो, अपना दिमाग लगाओ यहाँ पर। तो 8, हाँ जी, क्या बात है, सोचो सोचो सोचो, अलग अलग आंसर। ओके देखो, 6 2 8 3 12, 9 4 13, 10 6 16, 5 4 9 3 12, 12 6 16, गलत। देखो इन दोनों का गुणा करें तो 36, 9 चौक कितना हो रहा है 36, और 2 छंग 12, 12 24, 12 तिया भी 36 होता है। अगर इनका गुणा करें, इनका गुणा किया तो 60 आ गया, और इनका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, तिहाई भी 60 होगा। तो 2 सत्ते 14, चौक 64 होता है, 4 दूनी 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, चौक 64 होता है।
14 चौक 56, 14 पंजे 70, हाँ 14 चौक 64 क्यों बोला, 16 चौक 64 होता है, राइट। तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, है ना। अरे भगवान, 7 2 9 चौक 7, नहीं गुणा करना नहीं है, यहाँ गुणा करना है, सबको गुणा करना है। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जोड़े दे रहे हैं, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। हे भगवान, रुको, हमारा लगा दिवाली में हमारा ही दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो 4 दूनी 8 सते 56, आपका आंसर एकदम सही है, सबने सही आंसर कर लिया। लॉजिक तो हमें ही बताए हैं, लॉजिक कौन सा आप लोग बताए हो, लॉजिक हमने बताया है, सही आंसर है 8। और हाँ ठीक है, हम 7 2 9 बाद में जोड़ने लग गए थे, तो आंसर आप सब लोगों का आ गया है। वेल डन, बहुत अच्छा लगा। और अब देख लो भैया ये वाला प्रश्न, जो कि फिर से एक बार रक्त संबंध का प्रश्न है, और ये सेकेंड शिफ्ट में का 12 मार्च में पूछा गया पेपर का क्वेश्चन है। रमेश ने जमीला से कहा, किसने कहा, रमेश ने। रमेश कौन है, मत कहना मेरे चच्चा का भाई है ना, रमेश जो है आप खुद को मानोगे और तब ये प्रश्न करोगे। मान लो हम रमेश और हम कह रहे हैं कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे पापा की एक ही संतान है, तो यानी वो मैं, और आप उस संतान की पत्नी है, यानी वो उस संतान की पत्नी, यानी वो मेरी पत्नी है। तो रमेश का जमीला से क्या संबंध है, अब लगा दो हस्बैंड आंसर, है ना। देखो भाई धड़ाधड़ आंसर कैसे, ये प्रश्न हमने पहले भी कहा है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पहले भी बताया ना कि ये प्रश्न कैसे करना है, इसी तरीके से ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। फिलहाल आ जाओ अगर आपको डायग्राम बनाना है, अब तो लगाओगे ही धड़ाधड़ आंसर, ए बी अलग अलग आंसर अब तो लगाओगे ही। देखो रमेश ने जमीला से कहा कि मेरे दादा यानी मेरे पिता के पिता, मेरे दादा के इकलौते बेटे की एक ही संतान है, ठीक, मेरे दादा के इकलौते बेटे की एक ही संतान है यानी रमेश खुद, और आप उनकी पत्नी है यानी जमीला रमेश की पत्नी है, तो रमेश जमीला के हस्बैंड लगेंगे। और अब देखो अगला क्वेश्चन जो श्रृंखला से संबंधित है, तो 98 से 116 अंतर निकालो, प्रश्न सॉल्व करो, खड़ाक से हो जाएगा प्रश्न। श्रृंखला में अगर हम देख पा रहे हैं तो जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए वो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए नहीं। श्रृंखला में मुझे ऐसा कोई खास प्रश्न दिखा नहीं कि बहुत टिपिकल पूछ लिया गया हो और सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बने हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा, 8 में 8 जोड़ा 16, 9 1 10 और 1 11 18, 6 8 6 14 का 4, 1 और 1 2, 6 2 8, ना 2 है, 2 और 1 3, 18, यहाँ भी 18 का अंतर है, 8 4 12, 3 1 4 1 5, तो यहाँ भी 18 का अंतर आएगा, और 8 2 10, 5 1 6 और 1 7, 170 बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल 18 का अंतर है ना, तो 152 और 8 160 10 170, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये प्रश्न है डायरेक्शन से संबंधित, और आप देख रहे हो किसी शिफ्ट में डायरेक्शन मिल रहा है, किसी शिफ्ट में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी तारीख में डायरेक्शन पूछा गया है तो हर शिफ्ट में मिल रहा होगा, किसी तारीख में डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, दिख रहा है ना। तो चलो अभी ऐसा तो है नहीं कि हर पेपर में एक प्रश्न डायरेक्शन का मिल रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको ब्लड रिलेशन ज़रूर मिल रहा है, सिलॉक्स ज़रूर मिल रहा है, लेकिन आपको क्लॉक नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है, कभी कभी आपको कैलेंडर मिल रहा है, कभी कभी आपका क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, ये। तो आंसर क्या लगा दे, ए बी सी या डी। कह रहा है फूलों की दुकान से कबीर का घर कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रश्न क्या पूछा गया, ये हमारा प्रश्न है, यही प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, फूलों की दुकान से कबीर का घर, और वह इस स्थान पर फूलों की दुकान में रुका, उसके बाद पुनः उत्तर की ओर 30 मीटर चला। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, करेक्ट, इसके बाद पूर्व की ओर 40 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर 25 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, और फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदने के लिए रुका, ठीक। तो हमने पाया कि वह
25 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 40 मीटर चला और इस स्थान पर फूलों की दुकान नहीं खरीदी, कुछ फूल खरीदे और उसके बाद पुनः उत्तर की ओर 30 मीटर चल दिया। यहाँ से फिर उत्तर की ओर 30 मीटर चल दिया। तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ से फूलों की दुकान से उसका घर कितनी दूर, फूलों की दुकान से उसका घर कितनी दूर और किस दिशा में। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका घर नहीं है, उसका घर नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ यानी दक्षिण, दक्षिण हमको 2 जगह दिया हुआ है तो दूरी पे भी काम करेंगे। ये 25 तो ये भी कितना होगा 25, 25 और 30 55, यानी 55 मीटर दक्षिण आंसर आ जाएगा। और अब जाके आप सबका आंसर एकदम करेक्ट है। देखना इनमें से कोई एक विषम है, चलो सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व करो। कौन सा विषम हो सकता है? 13 2 15, 2 और 1 3, 5 और इसमें 2 4 2 6। गैपिंग पे तो आंसर नहीं हो रहा है। गैपिंग पे नहीं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। गैपिंग अगर करने चलो तो 13 2 15, 2 और 1 3, तो 5 3 8 4 2 6। गैपिंग का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर m का अपोजिट n हो रहा है, a का अपोजिट z, सेम एज e का अपोजिट v और सेम एज b का अपोजिट w। b का तो y होना चाहिए, यानी ये विषम होगा। फिर आगे चेक करो, इतने में ही आंसर नहीं लगाएंगे, जल्दबाजी में गलत कर जाओगे। कुछ सेकंड की देरी और एक प्रश्न गलत कर जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। O का अपोजिट L, C का अपोजिट X, H का अपोजिट S। तो अब हम कहेंगे कि हाँ आंसर D सही होगा, है ना। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ स्वर, यहाँ स्वर, यहाँ स्वर, यहाँ एक भी स्वर नहीं, गलत। स्वर का केस एकदम लास्ट में लगाते हैं जब कोई नियम कानून फॉलो ना हो, तब वॉवल और कॉन्सोनेंट ढूंढा जाता है, अदरवाइज नहीं। और चलो भाई आ गया है एक और खूबसूरत सा प्रश्न। ये प्रश्न करने में वाकई मजा आ जाता है, एकदम ना दिल खुश हो जाता है कि यार अब क्या होगा, और दिमाग तेजी से चलता है, दुनिया भर के लॉजिक्स लगाता है। तो आप भी लगाओ लॉजिक और बताओ कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे आएगा क्या, 2 14 48 और 28 और तुक्का नहीं। विथ लॉजिक आंसर करो, क्योंकि ये प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करके बताना है। 8 2 60, 8 दूनी 16, 8 में से 2 गया 6 का 10 से गुणा किया 60, 3 2 जोड़ने पे हो रहा है 5। करेक्ट है। और कोई सोचो। बहुत बढ़िया, देखा जाए करेक्ट है। गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग अब जुड़े हैं, देखो 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है। कॉपी पेस्ट करने वालों ध्यान दो। 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 थोड़ी होगा, दोनों को घटा दे तो 60। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 को घटा देंगे तो 5। एक ठो लॉजिक और है, वो भी बता देंगे आपको, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को घटा देंगे तो 28। और अब 48 और 14 वालों देखो, 28 होगा ना 48 होगा ना 14 होगा ना 2 होगा। अच्छा एक लॉजिक और है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही है ना, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो वही है। ध्यान दो, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे तो भी 64। 2 का स्क्वायर प्लस 60 64, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर प्लस 5 9, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 28 64। ठीक है, तो दोनों ही बात वही है, उसमें दोनों का अंतर कर लिया, यहाँ पर जोड़ दिया है बस। तो बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान प्रश्न है। यूँ कर लोगे, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जल्दी से बताओ, मेरी क्या, आपको टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्न को करने के लिए। इतना ज़्यादा आप लोग इस प्रश्न को लगा चुके हो, इस तरीके के प्रश्न को। तो TSPR क्या होगा? हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही आर होगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आंसर? आर, है ना। 16 और 4 20। देखो ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा था,
आप लोगों ने लॉजिक बताया कि हाँ मैम आर होगा, तो फिर मेरा दिमाग चला कि आर क्यों होगा, वरना ये प्रश्न मुझे नहीं आता था। आपने हमको मेरी मदद करी इस प्रश्न को सॉल्व करने में, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखो भाई, तो जे की वैल्यू 10 और 7 कितना हो गया 17, ये 3 और ये 15, 3 और 15 जोड़ के कितना हो गया 18। 18 वैल्यू किसकी होती है, 18 वैल्यू आर की होती है, राइट। आंसर हो जाएगा डी। आ जाओ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल प्रश्न, ये प्रश्न तो 7 जन्म बीत जाएं शायद ही कोई कर पाएगा ना, ऐसा प्रश्न दे दिया है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यानी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, ये बनेगा प्रश्न, ये तो कोई भी कर लेगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक। तो ये छुटपुट से प्रश्न बीच में आएंगे, इन छुटपुट से प्रश्नों को आपको यूं टैकल करना है बिना गलत किए। करेक्ट आंसर है बच्चा 3 का स्क्वायर, 3 का दुगना 6 का स्क्वायर, 6 का दुगना 12 का स्क्वायर, 12 का दुगना 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, लड़का आदमी बच्चा क्या, बॉय और मैन, तो बॉय और मैन सेम ही है, एक लड़का और जब एक एज के बाद वो मैन हो गया है ना, जैसे गर्ल और वो मैन, तो गर्ल एक एज के बाद वो मैन हो गई, राइट। तो यहाँ मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम ही है, बॉय से मैन, यानी एक एज में लड़का है उसके बाद वो आदमी, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, इन्फेंट शिशु। हाँ देखो कितने प्यार से शिशु आंसर लगाए हो, शिशु आंसर कितने प्यार से लगा दिया है, गलत आंसर है, वयस्क होगा, एडल्ट होगा, एडल्ट हो जाएगा बच्चा, और बच्चा एक टाइम के बाद एडल्ट वयस्क में आएगा, समझे। बच्चा जो है, जो इन्फेंट है ना, इन्फेंट शिशु जो 0 साल 0 महीने का होता है, जो छोटू सा एकदम नया नया बच्चा होता है, 3 महीना 4 महीना, उनको इन्फेंट ही बोलते हैं, वो शिशु ही होता है। 1 साल बाद वो चाइल्ड और बालक और फिर दुनिया की अवस्थाएं उसमें होती हैं, ठीक। तो वो वयस्क आंसर होगा, क्योंकि लड़के एक उम्र के बाद आदमी, बच्चा एक उम्र के बाद वयस्क हो जाएगा। और देखो इस तरह का छुटपुट सा प्रश्न बीच में मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, अच्छा हुआ यहाँ एक व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, हे भगवान बहुत पूछते हैं ये लोग, क्या पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है, इसके अलावा। अच्छा हम नहीं बताएंगे, आप आंसर करो इसका, इतना तो कर ही लोगे, इस प्रश्न में भी आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है। वह संख्या क्या होगी, 6, 10, 7, हाँ जी करेक्ट, या 8, क्या लगा दे, देखो तो करेक्ट है, देखो 4 से कम या 9 से अधिक, सॉरी 4 से अधिक या 9 से कम, तो 6 हो गया, पर 6 नहीं होगा क्योंकि आगे कह रहा है इसके अलावा 7 से अधिक होनी चाहिए, और 6 7 से अधिक नहीं है। 10 पे आओ, 10 7 से अधिक है लेकिन 11 से कम, हाँ है। 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम, अब ये 9 से तो कम नहीं है, तो ये भी गलत। एग्जैक्टली राइट आंसर विल बी 8। क्यों, क्योंकि ये 4 से अधिक 9 से कम है, 7 से अधिक और 11 से कम है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब बताओ, कुछ था, देखने में लगा होगा कि मैथ्स का प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है, कुछ नहीं था। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो करते हो उससे रिलेटेड है। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है? आर ज्वाइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिलीज? आर्ग्यूमेंट, हाँ बेहतर है। पूछा क्यों? कह रहे संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है, ठीक। दूसरे ने कहा नहीं, बिल्कुल संयुक्त परिवार बेहतर नहीं है। पूछा गया क्यों बेहतर नहीं है? कह रहा है कि एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। यस, आर्ग्यूमेंट इज इंश्योर्ड इन ज्वाइंट फैमिलीज एंड द वर्कलोड इज ऑल्सो डिवाइडेड। दूसरा कह रहा है नो, इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड इन न्यूक्लियर फैमिलीज एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस। क्या लगता है दोनों आर्ग्यूमेंट से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? सोच समझ के आंसर करना। प्रश्न में कह रहा है संयुक्त परिवार
एकल परिवार से बेहतर है क्या? तो एक ने कहा हाँ बेहतर है। तो हमने कहा कारण बताओ क्यों? तो कह रहा है संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार कम होता है, कि भाई कई सारे लोग हैं, मिल बांट के काम हो जाता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है, कोई ऐसी दिक्कत हुई तो फैमिली वाले खड़े हैं। तो इसने स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखा, इसने एक स्ट्रांग पॉइंट दिया है, तो हम कहेंगे पहला आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है नहीं संयुक्त परिवार बेहतर नहीं है। हमने कहा क्यों? बिल्कुल आप सबका आंसर सही आया हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों सही? क्योंकि दूसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है नहीं देखो एकल परिवार ना स्वतंत्रता सुनिश्चित है, तो बिल्कुल सही है। आप न्यूक्लियर रहते हो, जैसे मान लो अभी हम सिंगल रह रहे हैं, अपने रूम पे रह रहे हैं, तो हमें आज़ादी है, हम चाहे सुबह उठे, एकदम न्यूक्लियर होने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम न्यूक्लियर होने की, सिंगल होने की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सुबह हम 8 बजे उठे, 7 बजे उठे, हमारी मर्जी है। अभी हम फैमिली के साथ है तो फिर मम्मा बोलेगी ना कि बेटा नहीं टाइम हो रहा है, आपको 6 बजे उठ जाना है, 7 बजे उठ जाना है। सेम एज संयुक्त परिवार और उसमें भी, तो बिल्कुल सही। तो वहां पे स्वतंत्रता क्या होती है आपकी? सुनिश्चित होती है। एकल परिवार में आप अपने मर्जी के मालिक होते हो और संयुक्त परिवार में सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। तो बिल्कुल 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 दोनों ही क्या है आर्ग्यूमेंट सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ने अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्गली रखा है, ये आर्ग्यूमेंट का टॉपिक होता है, ठीक। चलो, बेटर दोनों ही होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या न्यूक्लियर हो, क्या आपकी संयुक्त हो, दोनों ही आपका मतलब क्या जॉइंट फैमिलीज हो, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज हो, डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक चीज़ का अगर कुछ गेन है, मतलब कुछ प्रॉफिट है, तो उसका कुछ नुकसान भी है। बून एंड बेन आपने सुना ही होगा, बून एंड बेन गलत बोल गया, सॉरी। तो आपने ये सुना ही होगा। तो हर एक चीज़ का कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी होता है। ऐसा नहीं है न्यूक्लियर फैमिली अगर है तो बहुत सारी चीज़ें आपको अकेले हैंडल करनी पड़ती है, पता चला अब आपको सपोर्ट चाहिए, कोई है ही नहीं। ज्वाइंट फैमिली होती तो वो हेल्प मिल जाती। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ जाता है, सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ जाता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ जाता है। लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि आप वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बहस करने पे आओगे तो बहुत कुछ है बहस करने को, और बहस करने से किसी मुद्दे का हल नहीं निकलता। तो हर किसी का अपना अपना आर्गुमेंट होता है, ठीक। और आर को 9, सी को 24, ई को 22, तो रिसिट को कैसे लिखा जाएगा? उड़ी बाबा रे, ये तो अपोजिट हो रिया है। आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट एक्स, बोलो हो रिया है कि नहीं? हो रिया है ना। आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी। धड़ाधड़ से आंसर लगाएंगे। आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, सी का अपोजिट एक्स यानी कि 24, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट वी यानी सी, ठीक। बहुत बढ़िया। तो उसमें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। ये भी आप यूँ धड़ल्ले से आंसर कर दोगे। बता दो इसका आंसर क्या होगा? 2, 6, 18 या 54 के बाद क्या आना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट है। 3 का गुना हो रहा है, 2 तिहाई 6, 3 18, 3 54 और 3 चौक, तो 3 5 15 और 1 16, 162 है ना। कुछ था ही नहीं तो सोचने की आवश्यकता थी नहीं। इसमें सोचने की आवश्यकता हो सकती है। चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है? 7 और 54 के बीच जो भी मैथमेटिकल नियम लगे हैं, रूल लगे हैं, सेम आज आपको सेकेंड पार्ट में अप्लाई करना है और बताना है कि 63, 71, 86 या 81। 63, 86 लगा दे। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ 86 लगा देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। 7 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 49 प्लस 5 इज इक्वल टू 54। सेम एज 9 का स्क्वायर प्लस 5, 81 प्लस 5 इज इक्वल टू 86, है ना। ज़्यादा नहीं सोचेंगे, काम खत्म हो गया है। ये वाला प्रश्न आ गया बेहतरीन। चलो भाई बताओ इस प्रश्न का आंसर। केंद्र की ओर फेस करके कुछ लोग बैठे हैं, लोगों को काउंट कर लो कितने हैं, बताया नहीं है। 2, 2 4, 2 6, तुरंत 6 कुर्सी लगा लीजिएगा, ठीक। अब वी वाई के बाईं ओर है, डब्ल्यू वाई के दाईं ओर है, जेड यू और एक्स के बीच में है, यू डब्ल्यू के एकदम बगल में है। एकदम बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट?
यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा किसके बगल की बात कर रहा है ये देखना है। UW के दाई, आप डायग्राम बनाओ, हम देख लेते हैं कि कौन किसके बगल में प्रश्न पूछा जा रहा है। कोई सिटिंग इमीडिएट राइट। अच्छा, प्रश्न बनाओ और बताओ, पहले प्रश्न जिसका जिसका बन जाए वो ज़रूर बताना। प्रश्न पूरा बना लीजिए। तो प्रश्न है V के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है कौन। प्रश्न क्या है, V के बगल में। प्रश्न हमारा ये है, V के लेफ्ट कौन बैठा है। ठीक है, लेफ्ट यानी कि बाईं ओर। चलो ये हमारा प्रश्न है। तो डायग्राम बन गया होगा सबका, और जब क्वेश्चन था ही नहीं तो आंसर लगाते क्या, तो अब क्वेश्चन भी आ गया, क्योंकि ये तो हमारी इंफॉर्मेशन थी। ये क्या थी, ये तो हमारी इंफॉर्मेशन थी, सूचना थी। प्रश्न हमारा था V के लेफ्ट कौन बैठा है, V के एकदम बगल में कौन, एकदम बगल बाईं ओर कौन बैठा है, क्योंकि सर्कल में सर्कल हो या कुछ भी बायां और दायां बताना जरूरी है। ठीक, तो चलो बनाते हैं। सबका प्रश्न बन गया है, अच्छा लगा देख करके। V Y के बाईं ओर बैठा है, यानी Y के बाईं ओर V ऐसे बैठेगा, सब केंद्र की ओर फेस कर रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। W Y के दाईं ओर बैठा है, Y के दायां ओर यानी दायां ऐसे जाएगा, W Y के दाईं ओर बैठ जाएगा। V Y के बाईं ओर, W Y के दाएं, Z U और X के बीच में। ठीक है, U W के दाएं एकदम बगल में, तो W के दाएं एकदम बगल में U, और U और X के बीच में बैठा है U और कौन, Z, तो U और X के बीच में बैठा है Z। बस V का पूछा है, V के लेफ्ट कौन बैठा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही, V के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है ना। V का लेफ्ट ऐसे ही जाएगा घड़ी की दिशा में। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आसान सा प्रश्न है, सस्ता सा प्रश्न है। हमें लगता है कौन सी संख्या धनी सेवी सेवा कर्मियों को दर्शाती है। आप इस प्रश्न को कर पाने में सक्षम होंगे, ऐसा हमें लगता है, और बिल्कुल आप करके दिखाओगे। तो अगर वाकई आप कर सकते हो इस प्रश्न को, तो होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इसी प्रश्न की शुरुआत करेंगे कल से। होमवर्क कल आगे बताएंगे क्या है, और उससे पहले बता दे आपको ट्रिपल धमाका। तो ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चल रहा है, और इस ऑफर में आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट सारे ही कोर्सेस पर। किसी भी एग्जाम्स का कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, 50 एग्जाम्स की, आप किसी 2 एग्जाम्स की, तो कोई बच्चा किसी 2 या 3 एग्जाम्स की, नहीं। तो जितने भी कोर्सेस हैं सब पर अप टू 90% का डिस्काउंट। उसी के साथ इन्हीं कोर्सेस पर एक्स्ट्रा 3 मंथ की वैलिडिटी है। इन्हीं कोर्सेस पर एक्स्ट्रा 3 मंथ की वैलिडिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी जो भी वैलिडिटी है इन कोर्सेस पर एक्स्ट्रा 3 मंथ की होगी, और उसी के साथ रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको फ्री मिलेगा। ये रिकॉर्डेड कोर्सेस आपके लिए फ्री है, और इसी में आपको मिलेगा लाइव सेशन फ्रॉम क्लासरूम, यानी सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। पहला ऑफर है अप टू 90% डिस्काउंट, यानी 90% डिस्काउंट पर आपने कोई बैच लिया
उस बैच पर आपको दूसरा डिस्काउंट, दूसरा ऑफर मिल रहा है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और फिर तीसरा ऑफर उसी पे आपको मिल रहा है कि उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पहले ही मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास पहले ही अवेलेबल होंगी और उसी के साथ लाइव क्लासरूम से भी लाइव भी चलेगा, यानी लाइव सेशन भी होगा क्लासरूम से डायरेक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और ये मात्र 3 नवंबर तक का ही ऑफर है। तो आप जाइए और देखिए आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पहले अच्छे से अपने माइंड को सेट कर ले कि किस एग्ज़ाम को आपको फोकस होना है, क्या करना है, और फिर आ करके उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपने ऐप जो हम बता दे रहे हैं, आप डाउनलोड करोगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि रेलवे RPF सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल जो कि स्टूडियो से लाइव होगा, है ना। ओरिजिनल प्राइस जो भी था, ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है 1000 पर, सिर्फ 1000 पर। कौन सा? रेलवे RPF सब इंस्पेक्टर का SSC CGL CPO CHSL फाउंडेशन बैच अगर आप ले रहे हो तो ये आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही, इन सब पे रिकॉर्डेड मिलेगी। उसी के साथ फ्रॉम प्रयागराज क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव भी मिलेगी। 18,000 का बैच था, आपको मिल रहा है मात्र 2,000 में। और इसी के साथ SSC CGL CPO फाउंडेशन बैच ये भी है जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव मिलेगा और ये भी सेम रेट पर ऑफर के साथ 2,000। और ये जोधपुर से लाइव होगा बैच, सबका रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होगा। और लाइव कहाँ कहाँ से मिलेगा ये भी आपको एग्जैक्ट बताया गया है कि यहाँ प्रयागराज से क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव क्लासेस। ये जोधपुर में जो क्लासेस चल रहे होंगे वहाँ से लाइव क्लासेस, और ये भी जयपुर और जोधपुर। ठीक, और रेट सबका एक है, SSC CGL CPO और CHSL फाउंडेशन बैच का, और ये रेलवे का अलग बैच है। इसी के साथ एक फाउंडेशन बैच SSC CGL फाउंडेशन बैच गौरव बैच, ये स्टूडियो से लाइव 800 रुपये में मात्र, जो कि 4,400 का है, 4,400 का। SSC GD कांस्टेबल सिलेक्शन का जो है बैच, ये मात्र 500 रुपये में आपको मिल रहा है। इस सब पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक बैच पे मिल रहा है, किसी एक पे नहीं, सब पर मिल रहा है। ठीक, सब पे ये तीनों ही आपका रूल अप्लाई हो रहा है। जो ऑफर है 90% अप टू 90% डिस्काउंटेड आपको दिख रहा है। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। जो भी वैलिडिटी, मान लो 1 साल की वैलिडिटी है तो वो 15 महीने की हो जाएगी, 12-3 महीना, 12-3-15 ना। ठीक, और रिकॉर्डेड तो है ही। ठीक, तो RRB NTPC एक्सप्रेस बैच ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में ये एक्सप्रेस बैच 2.0 स्टूडियो से लाइव होगा। चलो, इसी के साथ SSC GT 90 डेज टारगेटेड बैच जो है, 90 डेज का जो 90 डेज टारगेटेड है वो 1500 रुपये में, जयपुर से लाइव क्लासेस। कांस्टेबल GD 1500 रुपये मात्र, और जोधपुर से लाइव क्लासेस। और भी बैचेस हैं, आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज पर 3 महीने की वैलिडिटी वाला ऑफर नहीं है, बाकी सारे ऑफर टेस्ट सीरीज पर भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, और कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ है? GD कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़, NTPC CBT 1 टेस्ट सीरीज़, क्योंकि अभी 1 की ही तैयारी करनी है, जब 2 आएगा तो उस 2 की तैयारी करने लग जाएंगे। CGL टायर 2 टेस्ट सीरीज़ मात्र 100 रुपये में। सोचो, टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 90 और 100 रुपये में आपको देना है। ठीक, RPF SI टेस्ट सीरीज़ 100 रुपये में, कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़ 100 रुपये में। तो ये सारा ही ऑफर खास आपके लिए है 3 नवंबर तक। तो धमाकेदार दिवाली मनाते के साथ धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाए। मुलाकात करेंगे आपसे कल, बिल्कुल कल भी मिलेंगे। हाँ, त्योहारों की शुरुआत हो रखी है, लेकिन जैसा कि कहा कि भाई इसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। तो ये सब भाई ऐसा तो है नहीं कि त्योहार है तो खाना पीना छोड़ के काम में लग गए, काम भी करते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए होता है। उसी तरीके से सिलेक्शन चाहिए होता है, और सिलेक्शन चाहिए होता है तो पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है ना, क्योंकि एक दिन पढ़ाई ना करने से आप कई हफ्ते पीछे पहुँच जाते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। सेशन को ढेर सारे लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करेंगे फिर। सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।